इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस बुक की समरी के सेकंड पार्ट के बारे में। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस बुक को इन्वेस्टमेंट की बाइबल कहा जाता है। इसका पहला पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज के इस पार्ट में हम आगे बढ़कर बात करने वाले हैं स्पेकुलेशन, वैल्यूएशन, डिविडेंड और मैनेजमेंट के बारे में। साथ ही बुक के ऑथर मिस्टर बेंजामिन ग्राहम ने बताए हुए इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज के बारे में। बुक के ऑथर मिस्टर बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है, वो कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपका IQ ज्यादा है इसलिए आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाओगे, ऐसा नहीं है। और अगर आपका IQ कम है इसलिए आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। 1920 के दौरान इंग्लैंड का स्टॉक मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा था। बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जाए, और उसमें से एक फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन सर आइजैक न्यूटन थे। उस टाइम साउथ सी कंपनी के शेयर्स काफी तेजी से बढ़ रहे थे। सर आइजैक न्यूटन को लगा कि उन्हें भी इससे प्रॉफिट कमा लेना चाहिए, और इसलिए उन्होंने अच्छा खासा पैसा साउथ सी कंपनी में इन्वेस्ट किया। और कुछ ही महीनों बाद जब उस कंपनी की शेयर प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने उन सारे शेयर्स को बेचकर पूरा 100% प्रॉफिट कमा लिया। साउथ सी कंपनी में उन्हें 7,000 पाउंड्स का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अपने शेयर सेल करने के बाद भी साउथ सी कंपनी की शेयर प्राइस लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में सर आइजैक न्यूटन को फिर से लगा कि उन्हें फिर से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके। उन्होंने फिर से कंपनी में इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके बाद जल्दी शेयर प्राइस बहुत तेजी से गिर गई और सर आइजैक न्यूटन को 20,000 पाउंड्स का नुकसान हुआ। सर आइजैक न्यूटन दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक थे, लेकिन वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं बन पाए। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें समझनी जरूरी है। आप बिना उन्हें समझे अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए स्पेकुलेशन साबित होगी। और साथ ही इन्वेस्टमेंट में इमोशनल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर सिर्फ इमोशन के बेसिस पर डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आप लेते हो तो वो आपको बहुत महंगे पड़ सकते हैं। तो सिर्फ इंटेलिजेंस से काम नहीं चलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स और फंडामेंटल समझने होंगे, साथ ही इमोशनल डिसिप्लिन भी रखना होगा। इस केस में सर आइजैक न्यूटन ने एक स्पेकुलेटर की तरह सोचा। उन्होंने सोचा कि मैं अगर कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूँ तो मुझे प्रॉफिट तब होगा जब कोई और मेरे शेयर्स को ज्यादा प्राइस में खरीद लेगा। लेकिन ये थिंकिंग इन्वेस्टमेंट में काम में नहीं आती। इन्वेस्टमेंट में आपको कंपनी की वर्थ निकालनी होती है, उसके बेसिस पर बिजनेस की वैल्यू निकालनी होती है, और उस वैल्यूएशन के बेसिस पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम के अनुसार जैसे जैसे बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी बनती चली जाती है, वैसे वैसे उस बिजनेस की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो इन्वेस्टर इस चीज पर फोकस करते हैं कि वैल्यूएशन के बेसिस पर कैसे उन्हें फायदा मिल सकता है, ना कि इस चीज पर फोकस करके कि कोई और पर्सन आके हमारे शेयर ज्यादा प्राइस में खरीद लेगा। इसलिए मिस्टर ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक्स डू वेल और पुअरली इन द फ्यूचर बिकॉज द बिजनेसेस बिहाइंड देम डू वेल और पुअरली, नथिंग मोर एंड नथिंग लेस। यानी स्टॉक्स की प्राइसेस खराब या अच्छा परफॉर्म इसलिए करती है क्योंकि उनके पीछे जो बिजनेसेस रहते हैं वो खराब या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दैट्स इट। अब बात करते हैं मिस्टर ग्राहम ने बताए हुए स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। मिस्टर ग्राहम के अनुसार दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर्स और इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। समझते कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स उन इन्वेस्टर्स को कहा जाता है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं और स्टॉक एनालिसिस और बाकी चीजों के लिए कम टाइम देना चाहते हैं। वही एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स इनके अपोजिट होते हैं, जो रिस्क थोड़ी ज्यादा लेना चाहते हैं, साथ ही स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस में वो ज्यादा एफर्ट्स और टाइम देने के लिए तैयार होते हैं। तो पहले बात करते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज के बारे में। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि कंपनी की साइज अच्छी खासी होनी चाहिए। यानी जो डिफेंसिव इन्वेस्टर है उनको बहुत ही छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिंपली बात करें तो जिन कंपनीज का सालाना रेवेन्यू 1,000 करोड़ से कम है उनमें डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि कंपनी का करंट रेशो 2:1 होना चाहिए और कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट कम होना चाहिए। अगला पॉइंट है कंपनी की अर्निंग स्टेबिलिटी, यानी कंपनी का प्रॉफिट पिछले 10 सालों में काफी स्टेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम HDFC बैंक ले सकते हैं। HDFC बैंक का प्रॉफिट पिछले 10 सालों में काफी स्टेबल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2010 में HDFC बैंक का नेट प्रॉफिट 3,004 करोड़ था, जो कि उसके बाद हर साल धीरे धीरे बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2020 तक 27,254 करोड़ तक आ चुका है। तो यहाँ पर HDFC बैंक की अर्निंग्स यानी प्रॉफिट काफी स्टेबल है। वही अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल लेते हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रॉफिट में आपको लगातार उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट 11,734 करोड़ था, जो अगले 2-3 सालों में अच्छा खासा बढ़ गया। फिर फाइनेंशियल ईयर 2017 में वो कम होकर 241 करोड़ रहा। फाइनेंशियल ईयर 2018 में बैंक को काफी सारे लॉसेस हुए
फिर अगेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट काफी तेजी से बढ़कर 19,768 करोड़ तक आ गया। तो इससे हमें पता चलता है कि एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट काफी स्टेबल है, वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट पिछले 10 सालों में स्टेबल नहीं है। अगला क्राइटेरिया है डिविडेंड रिकॉर्ड। ऐसी कंपनीज चुनो जिन्होंने पिछले 20 सालों में लगातार डिविडेंड दिया है। एक्चुअली ये जो क्राइटेरिया है ये आज के डेट में वैलिड नहीं रहता है, क्योंकि आज के डेट में कंपनीज डिविडेंड देने के बजाय वो पैसा कंपनी में रीइन्वेस्ट करना पसंद करती है। और डिविडेंड देना कंपनी के प्रमोटर्स के लिए भी आजकल सही साबित नहीं हो रहा है, बिकॉज रिसेंट रूल्स के अनुसार कंपनी के प्रमोटर्स को जो भी डिविडेंड कंपनी से मिल रहा है उस पर अपने इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स पे करना होगा। और ज्यादातर प्रमोटर्स हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आते हैं। जिन इंडिविजुअल्स का इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है वो हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, जहां पर उन्हें 42.74% का टैक्स पे करना होता है। ज्यादातर कंपनीज के प्रमोटर्स इसी टैक्स स्लैब में आते हैं। ऐसे में अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसका ज्यादातर हिस्सा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाता है, और अगर उन्हें उस पर 42.74% टैक्स पे करना पड़ा तो उनका अच्छा खासा डिविडेंड इनकम का पोर्शन टैक्स में ही चला जाएगा। इसलिए ज्यादातर कंपनीज टैक्स पर फोकस करने की बजाय अपना पैसा कंपनी में रीइन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और बाद में कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर सारे शेयर होल्डर्स को उसका फायदा मिलेगा। जैसे जैसे टाइम पीरियड बदलता रहता है उसी तरह कई सारे क्राइटेरियाज, कई सारे फॉर्मूले चेंज होते रहते हैं। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम को अपनी लाइफ टाइम में कई बार इस बुक को रिवाइज करना पड़ा, क्योंकि बदलते हुए टाइम पीरियड के अनुसार कई सारी चीजें बाद में अप्लाई नहीं हो रही थी, जो उन्हें बुक की रिवीजन लाकर चेंज करनी पड़ी। तो डिविडेंड रिकॉर्ड का ये पॉइंट आप अवॉइड कर सकते हैं। अगला पॉइंट है अर्निंग्स ग्रोथ। कंपनी की अर्निंग्स में यानी प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ होनी चाहिए। और उसके बाद अगला पॉइंट है मॉडरेट प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, यानी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिस्टर ग्राहम के अनुसार डिफेंस इन्वेस्टर के लिए कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशो 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम ने यहाँ पर कहा है कि अगर आप डिफेंस इन्वेस्टर हो तो आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए जिनका प्राइस टू अर्निंग्स रेशो 15 से ज्यादा नहीं है। लेकिन कई सारी कंपनीज ग्रोथ कंपनीज होती है जो काफी तेजी से बढ़ रही होती है। तो जो कंपनीज काफी तेजी से आगे बढ़ रही है उन्हें ग्रोथ कंपनीज कहते हैं। और ग्रोथ कंपनीज के लिए मिस्टर बेंजामिन ग्राहम ने वैल्यूएशन का एक अलग फॉर्मूला बताया है, और वो फॉर्मूला ये है, वैल्यू इज इक्वल टू करंट अर्निंग्स दैट इज करंट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 8.5 प्लस ट्वाइस द एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। तो फॉर्मूला फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू करंट अर्निंग्स मल्टीप्लाइड बाय 8.5 प्लस ट्वाइस द एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट। एचडीएफसी बैंक का पिछले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट रहा है 27,254 करोड़, यानी कंपनी की करंट अर्निंग्स रही है 27,254 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 8.5 प्लस ट्वाइस द एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट। एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब अगले 7 साल में कंपनी का ग्रोथ रेट क्या रहेगा वो आपको प्रेडिक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि अगले 7 साल में कंपनी 10% के हिसाब से ग्रो होगी तो आपका एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट रहेगा 10%। तो यहाँ पर लिखा है ट्वाइस द एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी आपका जो भी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है उसे आप डबल कीजिए। हमने एक्सपेक्ट किया 10%, उसका डबल है 20%। तो सिंपल है 8.5 प्लस 20 दैट इज 28.5। तो करंट प्रॉफिट को आप 28.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आपको एचडीएफसी बैंक की वैल्यू निकल कर आएगी। तो 27,254 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 28.5 इज इक्वल टू 7,76,739 करोड़। तो यह है एचडीएफसी बैंक की वैल्यू। इसे आपको कंपेयर करना है एचडीएफसी बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन से। फिलहाल एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,65,201 करोड़। तो जिससे हमें पता चलता है कि फिलहाल कंपनी की वैल्यू और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग सेम ही है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि फिलहाल एचडीएफसी बैंक फेयरली वैल्यूड है, यानी ना वो ओवर वैल्यूड है ना ही अंडर वैल्यूड। वो फिलहाल एक फेयरली वैल्यूड बैंक है। इस वैल्यूएशन फॉर्मूला में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अगले 7 साल का ग्रोथ रेट पता करना होता है। अगर आप वो सही से पता करने की कोशिश करते हैं तो उतना ही एक्यूरेट आपका वैल्यूएशन बनता चला जाएगा। मिस्टर ग्राहम कहते हैं कि जब भी आप वैल्यूएशन निकालते हो और फ्यूचर ग्रोथ को प्रेडिक्ट करते हो तो कुछ ना कुछ गलतियां होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, और उन गलतियों को कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज करना। यानी आप वैल्यूएशन कैलकुलेशन में 5 से 20% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख सकते हो। अगर आप 10% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहते हो तो जो भी वैल्यू आपके कैलकुलेशन से निकल कर आई है उस वैल्यू को 10% से माइनस कीजिए और उसे अपना फाइनल वैल्यूएशन कैलकुलेशन समझिए। क्योंकि कई बार हमारे ग्रोथ एक्सपेक्टेशन गलत जा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर को सही से प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसे में कोई चीज आपके विपरीत चली जाती है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको लॉस कम करने में हेल्प करेगी। इसलिए जब भी आप वैल्यूएशन को निकालते हो उस टाइम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जरूर यूज कीजिए। तो फिलहाल हम यही रुकेंगे और अगले पार्ट में बात करेंगे एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के क्राइटेरियाज को, मैनेजमेंट के बारे में, साथ ही कंपनी सिलेक्शन में जो मॉडर्न टूल्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में।
फिलहाल अपस्टॉक्स की फ्री डीमैट अकाउंट ऑफर शुरू है। इस ऑफर में आप अपस्टॉक्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट फ्री में खोल सकते हो। एक्टिव क्लाइंट्स के हिसाब से अपस्टॉक्स इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म है और मिस्टर रतन टाटा फंडेड कंपनी है। इस फ्री अकाउंट ओपनिंग की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। साथ ही इस अकाउंट ओपनिंग के साथ आपको 2000 रुपये वर्थ का मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अपस्टॉक्स के ब्रोकरेज चार्जेस भी काफी कम हैं, तो इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का जरूर फायदा लें। आज का ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।